एक तरफ जुगल का बड़ा भाई जिसकी एंट्री कहानी में हो चुकी है। जुगल का बड़ा भाई जो कि पुष्पा से बदला लेना चाहता है क्योंकि पुष्पा और जुगल ने दोनों ने मिलकर उसे जेल भिजवाया था। जब से ही वह पुष्पा से बदला लेना चाहता था, अब कादम्बरी ने उसी से ही हाथ मिला लिया है। और दूसरे ही तरफ प्रार्थना जिसे रेखा बेन की लाश मिल चुकी है। जी हाँ, तो क्या यहाँ पर अब रेखा बेन की लाश ही कादम्बरी का राज खोलने वाली है या फिर नहीं, और साथ ही ये पूरी कहानी क्या है चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम राजवीर शास्त्री और पुष्पा को देखते हैं जिन्हें एक ही बात का टेंशन था। यहाँ पर राजवीर शास्त्री और पुष्पा को यह बात काफी अच्छे से पता थी कादम्बरी कितनी चालाक है। कादम्बरी जिसके हाथ बड़े बड़े लोगों से मिले हुए हैं, वही कादम्बरी है जिसने जुगल को पाने के लिए कितना कुछ करा था। इसी कादम्बरी के लिए डीएनए रिपोर्ट को बदलना आसान नहीं होगा। राजवीर शास्त्री और पुष्पा यह बात कर ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर प्रार्थना आ जाती है। राजवीर शास्त्री जो कि प्रार्थना को यह साफ साफ कह देते हैं कि प्रार्थना तुम्हें कहीं से भी रेखा बेन या फिर रेखा बेन की लाश को ढूंढना होगा। एक बार रेखा बेन की लाश हमारे हाथ लग जाती है, रेखा बेन यदि हमें मिल जाती है, हमें जुगल को इंसाफ दिलाने में मदद मिलेगी। अगले ही पल हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एडवोकेट राजवीर शास्त्री जो कि जज साहब को कहते हैं या बताते हैं यू ऑनर, उस रात कादम्बरी जी की गन में से एक नहीं बल्कि 2 गोली चली थी। एक गोली तो लगी थी जुगल को और दूसरी गोली लगी थी रेखा बेन को। वही रेखा बेन है जिसे एकमात्र कादम्बरी का काला राज पता था। राजवीर शास्त्री कादम्बरी को कहते हैं कादम्बरी जी बताइए कहाँ छुपाई है आपने रेखा बेन की लाश को। कादम्बरी कहती है यू ऑनर, इस तरह एडवोकेट राजवीर शास्त्री मेरे ऊपर बिना सबूत और गवाह के इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं। पर राजवीर शास्त्री जज साहब को उस गन की रिपोर्ट को भी बताते हैं, लेकिन इस चीज को कादम्बरी काफी अच्छे से संभालती है। यहाँ तक कि कादम्बरी अपने आप को बचाने के लिए यहाँ तक कह देती है कि जज साहब ऐसा भी हो सकता है रेखा बेन को गोली मैंने नहीं बल्कि जुगल जी ने मारी है, या फिर ऐसा भी हो सकता है मेरे और जुगल जी की हिचातानी में उसी वक्त वह गोली रेखा बेन को लग गई होगी। कादम्बरी ने अपने आप को बचाने के लिए रेखा बेन की हत्या का आरोप कहीं ना कहीं जुगल के ऊपर डाल दिया था। कादम्बरी की इस गवाही से यह केस काफी ज्यादा उलझ गया था, इसलिए हम देखते हैं जज जो कि यह फैसला सुनाते हैं कि जब तक रेखा बेन या फिर रेखा बेन की लाश नहीं मिल जाती, जब तक कादम्बरी और तितली की डीएनए रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक इस केस को नहीं ओपन किया जाएगा और अगली हियरिंग तभी ही होगी। अब अगले ही पल हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक हफ्ता बीत चुका था और यहाँ पर कादम्बरी और तितली की डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी। अब डीएनए रिपोर्ट जो कि सीधे ही जज के पास आ चुकी थी, उस रिपोर्ट को ना ही तो किसी ने खोला था और ना ही तो किसी ने देखा था। जज वह पहले ही व्यक्ति बनने वाले थे जो कि इस रिपोर्ट को देखेंगे। जज साहब जैसे ही उस रिपोर्ट को देखते हैं और बताते हैं कि कादम्बरी जी और तितली का डीएनए 99% मिलता है, जिससे यह बात साबित हो जाती है कि तितली कादम्बरी जी की ही बेटी है। यह सुनते ही मानो पुष्पा और राजवीर शास्त्री के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी कि उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ था। कादम्बरी ने बड़ी चालाकी से डीएनए रिपोर्ट की अदला बदली कर ली थी। राजवीर शास्त्री इस चीज के बारे में जज को भी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि डीएनए रिपोर्ट आ चुकी थी और अब डीएनए रिपोर्ट को तो कोई झुठला नहीं सकता है। अगले ही पल हम देखते हैं कादम्बरी जो कि जज को कहती है क्योंकि अब डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि तितली मेरी ही बेटी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी तितली की कस्टडी मेरे परिवार में से किसी को मिले। सुनते ही पुष्पा सोच में पड़ जाती है क्योंकि पुष्पा को पता है कि कादम्बरी के आगे पीछे तो कोई नहीं है, कृपा कौन है जिसे कादम्बरी तितली की कस्टडी देना चाहती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि कादम्बरी जो कि उस व्यक्ति को बुलाती है और अब वह व्यक्ति और कोई नहीं जुगल का बड़ा भाई था जिसे जुगल और पुष्पा ने ही जेल में भिजवाया था। जब से ही जुगल का बड़ा भाई पुष्पा से नफरत करता है और वह जब से ही पुष्पा से बदला लेना चाहता है। इन सारी चीजों के बारे में कादम्बरी को पता था। कादम्बरी को पता था कि इस समय एकमात्र यही व्यक्ति है जो कि उसकी मदद कर सकता है, इसलिए हम देखते हैं कादम्बरी जो कि जुगल के बड़े भाई से हाथ मिला लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुगल का बड़ा भाई जो कि करघरे में आता है और अपना
इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मैं जुगल का बड़ा भाई हूँ और कादम्बरी जी मेरी भाभी है। पुष्पा को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जुगल के बड़ा भाई जेल से बाहर कैसे आ गया। पुष्पा एडवोकेट राजवीर शास्त्री को कह देती है कि सर कुछ भी हो जाए लेकिन इस व्यक्ति को तितली की कस्टडी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पुष्पा को पता है कि यह व्यक्ति कितना खतरनाक है। इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि कादम्बरी जो कि अपने आप को बचाने के लिए सारा का सारा आरोप रेखाबेन के मर्डर का जुगल के ऊपर ढोल देगी। एक तरफ हमें यह चीज देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि प्रार्थना जी से रेखाबेन की लाश मिल जाएगी। जी हाँ, कादम्बरी ने यहाँ पर रेखाबेन की लाश को काफी अच्छे से छुपा कर रखा था। प्रार्थना ने हार नहीं मानी और आखिरकार प्रार्थना ने रेखाबेन की लाश को ढूंढकर निकाल दिया। वही लाश कादम्बरी का राज आने वाले एपिसोड में खोलने वाली है। जी हाँ, अगर आपको जानना है कैसे तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।